हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइटेड फॉर टुडेस सेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस वैल्यूएशन। गाइस, ये बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में है क्या? देखो, ऐसा है, आप कोई भी असेट खरीदते हो तो उसकी आप ट्रू वैल्यू जानना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने क्या कहा, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिबेंचर्स बॉन्ड्स हैं, उनकी करंट वर्थ क्या है, जो भी उसके फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने हैं उसकी करंट वर्थ इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। और ऑब्वियस ही बात है, रिस्क के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो यही फंडामेंटल्स हम बिजनेस की वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। भाई, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, या इवन फर्म्स, बिजनेस एंटिटीज, प्रोप्राइटरशिप को खरीदा बेचा जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को वैल्यूएशन करनी है कि ये जो फर्म है या जो कंपनी है उसकी क्या वैल्यू है। अगेन, no doubts about it, present value of future benefits, DCF method is one of the favorite methods, but there are numerous methods जो कि आज की डेट में यूज हो रहे हैं फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। अब जैसे अगर मैं बोलूं यार, स्टार्टअप तो इज समथिंग which has no defined track record also, and future is always uncertain, तो उनकी भी वैल्यूएशन जो है वो अलग ही तरीके से निकलती है। we'll be discussing a lot about many types of business entities। लॉस मेकिंग कंपनीज है, उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी चाहिए। बट जो प्रैक्टिकल शुरू करेंगे वो तो अगेन थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी के भी जो है सवाल रखे गए हैं। तो बट उससे पहले थोड़ा सा थियरी पढ़ते हैं। आइए जरा पढ़ते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के बारे में। ओके गाइस, सो ये बिजनेस वैल्यूएशन, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। देखो, एज वी हैव लर्नड कि भाई सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने क्या सीखा था। हमने कहा यार, वैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम करंट वर्थ ऑफ एन एसेट निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी की, किसी कंपनी की, किसी फर्म की, ये बेसिकली फंडामेंटल क्या है, हर एंटरप्राइज के कुछ ना कुछ भाई पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होते हैं। अब अल्टीमेटली क्या है, वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है जनरेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी अपनी वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। भाई, एम्प्लॉयज को जो है जॉब्स दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भी जो है बिजनेस दे रहे हैं, टेलीफोन कंपनीज को बिजनेस दे रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो मेनी सप्लायर्स को बिजनेस दे रहे हैं। तो उस हिसाब से इतना जो है बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी अपनी वर्थ क्या है। तो उस हिसाब से बी इट कोई लोकल बैंक है, डेट फाइनेंसिंग करता है, ठीक है जी, या फिर कोई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए करना चाह रहे हैं, किसी भी वजह से आपको अल्टीमेटली बिजनेस की वैल्यू या फर्म की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो एज एन एंटरप्राइज ग्रो, जैसे एंटरप्राइज ग्रो होती है तो उस हिसाब से उनके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। भैया, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, डेट होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स भी होते हैं, एम्प्लॉइज आर आल्सो स्टेक होल्डर्स। तो दे आर इंटरेस्टेड इन इट्स प्रोग्रेस कि भाई अच्छा है यार, ये कमाएगी। एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, इट्स नॉट ओनली शेयर होल्डर्स। ट्रेडिशनली जो है सिर्फ शेयर होल्डर्स को स्टेक होल्डर माना जाता था, बट आज की डेट में स्टेक होल्डर, एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेक होल्डर। तो उस हिसाब से प्रेजेंटिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द बोर्ड मीटिंग्स एंड पब्लिशिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, ओनरशिप किसी के पास है और चला कोई और है, मैनेजमेंट कोई और है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और है। तो पब्लिक को जो है बोर्ड मीटिंग्स में क्या हो रहा है, और फिर जो है अदरवाइज पब्लिश क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, हर क्वार्टर पे क्या परफॉर्मेंस जा रही है, वो ये बहुत जरूरी है कि बताएं। और रादर, तो ये जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज होती हैं, ये अपनी गाइडेंस भी देती हैं। कहने का मतलब, वो एस्टिमेट्स देती हैं कि क्या सेल्स उनकी ग्रो करेगी, क्या प्रॉफिट्स वो एक्सपेक्ट करे ग्रो करेंगे, कितना एबिडा या कितना जो है पैट, पीएटी, कितना अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स अमोर्टाइजेशन, कितना वो ग्रो करेंगे। वो उस हिसाब से अपने जो है गाइडेंस भी देते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वैल्यूएशन पर्पसेस। और आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी कंपनी में स्टेक खरीदना है, किसी कंपनी को जो है वो लोन देना है, तो उसकी गाइडेंस आपको देखनी बहुत जरूरी होती है उस हिसाब से। और साथ में ऑब्वियसली इंडस्ट्री कितनी ग्रो हो रही है, क्या उसका जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी सीन। सो अल्टीमेटली सर्विंग स्टेक होल्डर्स हु हैव इन्वेस्टेड कैपिटल, जो लोग पैसे लगा चुके हैं और जो लोग लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है टू लुक कि भाई उनका कैपिटल ग्रो करे। जो लोग भी मालिक हैं वो चाहेंगे कि उनकी वैल्यू ऑफ द शेयर्स ग्रो करे।
इन द कंटेक्स्ट स्टेक होल्डर्स की क्यूरियोसिटी है कि ट्रू वर्थ क्या है, हमारी एंटरप्राइज की ट्रू वर्थ क्या है, और खास करके जब आप मर्जर्स एक्विजिशन की डील करते हैं तो उसमें तो वैल्यूएशन करना बहुत ही जरूरी है। वैसे वहां सबसे ज्यादा जो यूज्ड मेथड है वो डीसीएफ मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, बट स्टिल अदरवाइज स्टार्टअप्स में जो है डीसीएफ इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू एस्टिमेट बिकॉज क्लियर प्रेडिक्शंस होती नहीं है। एनी अभी बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग क्या कह रहे थे, ट्रू वर्थ कैसे जो है डिटरमाइन करें थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। द टास्क ऑफ वैल्यूएशन ड्रॉज द मार्केट एनालिस्ट। अब अल्टीमेटली ये वैल्यूएशन करेंगे कौन, मार्केट एनालिस्ट। अब मार्केट एनालिस्ट में बहुत सारे जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है वैल्यूएशन का, जो है हम लोगों को इसीलिए इतना ज्यादा जोर दिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वैल्यूएशन कर रहे हैं और ये प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं और उनके ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। इसीलिए कभी भी जैसे माइटास और सत्यम आपने स्कैम सुना था, उसमें यस देयर वर अ फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने की गलत काम किया जिसकी वजह से फिर उनको सजा हुई और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, लेकिन अदरवाइज देन दैट अगर बात करें तो उनसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था रामलिंग राजू से कि बताओ आपने कौन सी फर्म, कौन सी बिग फोर या किस कंपनी से, किस फर्म से, किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको जो है ये वैल्यूएशन करके दिया जो आप ये माइटास को खरीदने की सोच रहे हो इस वैल्यू पे, and so on and so forth. So they got caught at that point of time. Anyhow, so financial intermediaries and academic experts ये सारे जो है वैल्यूएशन करना चाहते हैं, दे आर इंटरेस्टेड। टास्क ऑफ वैल्यूएशन जो है ये सब लोग इंटरेस्टेड है, मार्केट एनालिस्ट भी, भाई जो लोग भी स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अदरवाइज जो है एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स एक्सेट्रा, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, ईच कंट्रीब्यूटिंग मेथडोलॉजीज टू असेस द एंटरप्राइज वैल्यू एक्यूरेटली। तो जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारे मेथड्स है, इसीलिए हम लोग अभी वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स देखने वाले हैं। वैल्यूएशन इन एसेंस मर्जेस द आर्ट एंड साइंस। आर्ट कैसे हर बंदा अपने हिसाब से करता है, बट साइंस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर होते हैं, एंड हैज बिकम इंटेग्रल टू स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई सब्जेक्ट का पहले नाम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, अभी भी आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और बट ऑब्वियस बात है यार, हम स्ट्रेटेजी को यूज करके और फाइनेंस को, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस के बिना जो है भाई स्ट्रेटेजी आपकी कोई इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। फिर टू इलेबोरेट द नीड फॉर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज वैल्यू कैन बी टिपिकली फॉर, भाई किसके लिए कर रहे हो, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए, थ्रू प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी आपके हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको दिखाते हुए आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा को दिखा सकते हो। एनुअल मीटिंग में पब्लिश करें क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द मार्केट कि भैया ये देखो ये हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, इतना हमने पैट, इतना EBITDA, इतना जो है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज द केस में भी कमाया है। कंपैरिजन सिमिलर एंटरप्राइजेस के लिए के रिगार्ड में कि भाई हम बाकियों के मुकाबले अच्छा काम कर रहे हैं। देन फ्यूचर पब्लिक लिस्टिंग अगर करानी है कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या फर्म को, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइंड वैल्यू ड्राइवर फॉर द एंटरप्राइज, करेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश कि भाई कहाँ लगाएं पैसे को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड अप्रोक्सीमेट प्राइस फॉर द एक्विजिशन जानने के लिए। नाउ लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड वैल्यूएशन कि हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिकल पढ़ने, थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। So guys, let's move to practical. So the first part of practical is, here we go. Guys, valuation techniques. देखो ऐसा है, valuation techniques प्रैक्टिकली है तो चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, लेकिन आईसीआई ने आपके यहां पर इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का भी एरिया रखा हुआ है। चाहे हम लोगों ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी उसको पढ़ लिया है, बट स्टिल ये पीई मॉडल आप वहां पे भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके अलावा जो आप गॉर्डन मॉडल भी वहां पे पढ़ चुके हो, एंड सो ऑन। बट यहां पर कुछ और एडिशनल मॉडल्स भी हम लोगों ने देखने हैं, तो हम लोग दोनों को हैंड इन हैंड पढ़ के जो है करके चलेंगे। सबसे पहले गाइस डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का पहला मॉडल, दैट इज प्राइस अर्निंग मॉडल। गाइस ये आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी पढ़ाया गया है। प्राइस अर्निंग मॉडल में क्या होता है? सो गाइस कोई भी कंपनी है, या तो वो लिस्टेड कंपनी होगी, लिस्टेड मींस किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसकी अपनी प्राइस अर्निंग रेशियो होगी, और कोई अनलिस्टेड कंपनी होगी तो भाई वो सिमिलर कंपनी हम लोग कोई देखेंगे सेम बिजनेस वाली, ठीक है, और उसकी पीई रेशियो को या एवरेज पीई रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री को बेस लेके उसको एडजस्ट किया जाएगा। लेट मी टेल यू, तो जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाएगी? जैसे यहां पर हम लोग क्या करते थे भाई, अर्निंग्स अगर पर शेयर
की बात करनी है तो पर शेयर के हिसाब से देखा जा सकता है। वैसे हम टोटल वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी अगर मैं कहूं तो जैसे आप कहते हो ना, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। अब ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये कौन सी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होगी? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स वाली अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये कैसे निकलती है वो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ये पी रेशियो किसकी होगी? उस कंपनी की जिस कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हैं। और यही अगर आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी इनकी है, मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड पी रेशियो। किसकी? भाई जो भी इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री की एवरेज पी रेशियो एडजस्टेड इन अकॉर्ड्स विद इस कंपनी का क्या साइज एंड स्केल है, उसके कंपैरिजन में कितना रिस्क है। अब टेक एन एग्जांपल, इसका रिस्क ज्यादा है तो पी रेशियो और कम होगी, इसका जो है साइज एंड स्केल छोटा है तो इसकी पी रेशियो कम होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वंस अगेन लेट मी टेल यू, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन पीई मॉडल कैसे किया जाता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द टारगेट कंपनी, अगर अक्सर मर्जर्स एंड एक्विजिशन के केस में जो वैल्यूएशन की जा रही होती है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ द इक्विटी ऑफ द टारगेट कंपनी इनटू एक्सपेक्टेड पी रेशियो ऑफ द टारगेट कंपनी, इस हिसाब से जो है आप इसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। तो उसकी अपनी पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ईएई, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स अर्निंग फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैसे निकलता है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। बट उसके अलावा अनलिस्टेड कंपनी का मैंने आपको कहा यही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ द टारगेट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय जो भी इनकी एडजस्टेड पी रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री या सिमिलर कंपनीज है। ठीक है, एडजस्टेड पी रेशियो ऑफ द लिस्टेड कंपनीज ऑफ द इंडस्ट्री। अक्सर ये माना जाता है कि जो दूसरी कंपनीज है वो बड़ी कंपनीज होती है, तो वो बड़ी कंपनीज को की जो पी रेशियो है इसके मुकाबले इसकी पी रेशियो थोड़ी सी कम मानी जाती है। पी रेशियो जो अनलिस्टेड कंपनीज की लेस मानी जाती है, क्यों? क्योंकि इनका साइज दूसरी कंपनीज के मुकाबले छोटा होता है। एक तो ये बात है, साथ में अगर इनका रिस्क ज्यादा होगा तो भी इनकी पी रेशियो जो है कम होगी। तो अक्सर हम लोग जो है देखते हैं कि 80% 90% ऑफ द लिस्टेड कंपनीज ऐसा मान लिया जाता है। जो भी पी रेशियो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी लिस्टेड कंपनी की सेम बिजनेस कि 20 है तो इसको जो है लेट्स से 80% 16 टाइम्स ले लेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक पहले बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं ये भी हम लोग देखेंगे अभी इन अ वाइल। पहले लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1। ओके गाइस, अब तक पढ़ लिया होगा। लेट स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। सो देखो गाइस, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने को बोल रहा है, जैसे आप बोलो। सो गाइस, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले ओरली, फिर उसके बाद लिख के करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20-20 रुपए का एक शेयर है, 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखोगे तो 2,50,000 शेयर्स इनटू 20 रुपीज करोगे तो 50 लाख आ जाएगा। ओके, रिजर्व सरप्लस 5 लाख है, होगा 15% सिक्योर्ड लोन्स है 25 लाख का, तो इंटरेस्ट जो है इस पे कितना हो गया? 2,25,00,000 पे 15% इज 3,75,000। ठीक है जी, और बताएं। और फिर वो 12.5% अनसिक्योर्ड लोन्स भी बोल रहा है 10 लाख रुपीस का, इस पे भी इंटरेस्ट कितना हो गया? ये 1,25,000 रुपए और हो गया, जैसे आप बोलो। फिक्स एसेट्स, ठीक है जी 30 लाख। इन्वेस्टमेंट्स, ओके, ये दोनों मेरे एसेट्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी को कहते हैं, ईबीआईटी कितना है? 25 लाख। ओके, अब उसने मुझे टैक्स रेट दिया हुआ है और 50% और पी रेशियो दिया 12.5। तो गाइज ईबीआईटी में से अगर आप 25 लाख में से इंटरेस्ट माइनस करो 375 और 125, तो ईबीटी आता है दैट इज 20 लाख। इस 20 लाख में से आप टैक्स माइनस करो जो कि है 50%, तो 10 लाख कट जाता है, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है 10 लाख रुपए अगेन। तो इस अर्निंग आफ्टर टैक्स 10 लाख को अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स भी कह सकते हो। इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दो जो कि है 2,50,000, तो ये आपका ईपीएस आ जाएगा, दैट इज टू से ₹4। इसको पीई रेशियो जो कि आपकी है 12.5 उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा एमपीएस ₹50। खत्म।
सिंपल। तो यही चीज उसने आपसे मांगी थी। अब इसमें कोई फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट्स का कोई डिटेल नहीं दिया हो तो ठीक है, ईपीएस एन टू पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस, सीधा सीधा करके निकाल देंगे। सो वेरी सिंपल। ठीक है गाइस। सो हम हर सवाल को दो दो बार इसलिए करते हैं ताकि अगर इसी तरह का सवाल आप एमसीक्यू में देखते हैं, जिस पीएस से मैं करा रहा हूं, इतना आप लिख के नहीं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ठीक है। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर। हियर वी गो। आइए शुरू करते हैं ये सवाल का जवाब इन राइटिंग। सबसे पहली चीज गाइज उसने मांगा क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू, स्टेटमेंट showing computation of value of equity shares. Okay guys, let us start. So guys, first of all, आपने लिखना है जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उसे आप ईबीआईटी भी कह सकते हैं, ₹25 लाख, इसमें से आप लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन 15% लोन, जो कि आप देख सकते हैं 25 लाख रुपीस का 15% है, विच इज 3,75,000। नेक्स्ट, अगला, इंटरेस्ट ऑन 12.5% लोन। अगेन ये आप 10 लाख रुपए का 12.5% निकाल सकते हो, विच इज ऑफ कोर्स 1,25,000। ये दोनों माइनस करके आपका 5 लाख कट जाता है 25 लाख में से, तो आपका ईबीटी आता है 20 लाख रुपीस। अब इस 20 लाख रुपीस ईबीटी में से आप टैक्स माइनस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स, जो कि है 50%, 10 लाख। ये काट के जो बचेगा वो है ईएटी, जो कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स भी है। इस 10 लाख रुपीस को अब आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जो कि मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने कैसे निकाले हैं, उसने 50 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बताया हुआ है। एक शेयर 20 रुपए की फेस वैल्यू का है, तो ये 2,50,000 शेयर्स जो हैं हमारे हो गए। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 करोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी ₹4। व्हाट इज दिस? दिस इज EPS, which is earnings available for equity shareholders, divide by number of equity shares। ठीक है ना? तो ये आपने किया, EPS आ गया। अब इस EPS को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी PE रेशियो से, जो कि है 12.5 टाइम्स। मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगी ₹50। दिस इज MPS। And that finishes of this question. I hope you're finding this chapter easy and interesting. अब बढ़ते हैं आगे। So guys, let me repeat it again for you guys। एक बार फिर से बता देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की, और साथ में
बिजनेस की, कंपनी की। एक्चुअली इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन इज द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट। खास करके मर्जर्स एक्विजिशन के टाइम पे सबसे ज्यादा मनाना, समझाना, पटाना किनको पड़ता है? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, क्योंकि रिस्क बेयरर वही है, मालिक वही है, तो उन्हीं को तो कन्विंस करना है। डेट होल्डर्स का तो फिक्स है यार, इतना देना है, ठीक है, हल्की फुल्की पेनल्टी हो गई यार, और क्या होगा? उसके अलावा बहुत ज्यादा वो ओनर थोड़ना है, राइट उनका वैसा थोड़ना है। तो अल्टीमेटली मेजर जो गेम होती है वो होती है इक्विटी शेयरहोल्डर्स की है। तो लेट अस सी, लेट अस फर्दर मोर एक बार फिर से जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या चीज, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। अभी फिर से एक बार देख लेते हैं किसकी, प्राइस अर्निंग मॉडल से। वंस अगेन लिस्टेड कंपनीज के लिए एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपको पता है, तो ये पूरी कंपनी का निकलेगा। पर शेयर निकालना है तो ईपीएस ले लीजिए, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स अब कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये तो लिस्टेड कंपनी का तो पी रेशियो अपना पता होता है, और अनलिस्टेड कंपनी का क्या करते हैं हम लोग? एडजस्टेड पी रेशियो लेते हैं, दूसरी किसी कंपनी का पी रेशियो ले लेते हैं जिसको ये बिलोंग करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, एफएमपी अगर आपको निकालना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, तो वो कैसे निकाले जाएंगे? सिंपल। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आप ऐसे निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे निकालेंगे? देखो भाई, पीछे जितने भी हर साल का अलग अलग निकालो। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ईएई आपको पता होगा। उस अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स में प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करके, इनकम टैक्स ऐड करके ईबीटी आ जाएगा, ठीक है ना। वंस अगेन, ईएई में प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करोगे तो ईएटी आ गया, ईएटी में इनकम टैक्स ऐड करोगे तो ईबीटी आ गया। ईबीटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी लॉसेस अगर डेबिटेड है वो ऐड बैक कर दो। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर इन फ्यूचर। एक आधी बार हुई है, कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया कुछ भी, उसको ऐड बैक कर दो। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स कोई है वो माइनस कर दो। तो ईबीटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। इसमें से फिर अब वापस से इनकम टैक्स माइनस करो, और ईएटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपका जो आ जाएगा। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गई। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भाई हर साल थोड़ा ना रिकर होती हैं, वो तो एक आधी बार हो गई, कभी हो गई। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अब आप एवरेज ईएई निकालोगे। अब ये मैंने आपको कहा नंबर ऑफ ईयर्स, पास्ट नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपको डेटा दिया हुआ है एक से ज्यादा साल का, बहुत अच्छी बात है, उनके पास नंबर ऑफ ईयर्स को ले लो, फिर उसका एवरेज लो। अब एवरेज कैसे लेना है? अब सोचो, टेक एन एग्जांपल, आपने ईएई निकाला 4 साल का, 1 2 3 4, 4 साल का हमें डेटा दिया हुआ है। लेट्स से आपका ये ईएई बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये वाला जो है, लेट्स से पहले साल आया 50 लाख, दूसरा साल आया 60 लाख, तीसरा साल आया 80 लाख, फिर आया 95 लाख। तो नहीं, ये राइजिंग ट्रेंड है, क्लियर ट्रेंड है। क्लियर ट्रेंड है तो उसमें ना जनरली वैल्यूएशन के लिए वेटेड एवरेज प्रेफर किया जाता है। तो जैसे अगर यहां 4 साल है ना, तो इसको लेटेस्ट वाले ईयर को क्या किया जाता है, ज्यादा वेट दिया जाता है। इसको वेट दे दिया जाएगा 4, पिछले वाले को 3, उससे पिछले वाले को 2, और सबसे पहले वाले को 1। इस तरीके से जो है आप ये मल्टीप्लाई करके आप इन सब को सम अप कर लोगे, ठीक है। इन सब को आप सम अप कर लोगे, और फिर सम अप करने के बाद आप इनको इनके टोटल वेट्स 1 2 3 और 4 दैट इज से 10 से डिवाइड करके वेटेड एवरेज निकाल दोगे। सो वंस अगेन लेट मी टेल यू, कंप्यूट एवरेज ईएई बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कीपिंग इनटू रिगार्ड कि अगर ईएई बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का एक ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, जैसे एनुअली मैंने आपको दिखा दिया, या डिक्रीजिंग एनुअली, जैसे अब यही अगर ऐसे होता 40 लाख, 35 लाख, 32 लाख, 30 लाख, तो ये क्लियर डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो उस केस में फिर इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके आपने चलना है। अच्छा, फिर उस केस में वेटेड एवरेज लेना है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। पर टेक एन एग्जांपल, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। लेट्स से पहले साल 50 लाख है, दूसरे साल 60 लाख है, तीसरे साल 40 लाख है, अगले साल 70 लाख है। क्लियर ट्रेंड नहीं है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नहीं, मतलब ऐसे। तो उस केस में सिंपल एवरेज लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 4 साल है तो डिवाइड बाय 4। तो इन दिस केस मैंने कहा यही, अगर आपका कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है तो उस केस में सिंपल एवरेज ले लो। अगर बहुत ही कम नंबर ऑफ ईयर्स है, 2 साल ही दिए हुए हैं, सिंपल एवरेज ले लो यार, कौन मत्था खराब करे। उस केस में भी जो है सिंपल एवरेज ले लो। अच्छा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर्स जो है आप कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात, अभी ये जो फ्यूचर, ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जैसे आपकी आई थी, अब इसमें आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए आप
खरीदने के लिए, मतलब किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, हमारे कंट्रोल में आएगी तो हम ये करेंगे, इसमें जो है कुछ और चीज ऐड करेंगे। टेक एन एग्जांपल, ये लोग जो है चॉकलेट बेचते हैं, अब चॉकलेट के साथ साथ हम इसमें बिस्किट भी बेचना शुरू करेंगे, हम इसमें जो है फ्लेवर्ड ब्रेड भी बेचेंगे, हम इसमें रस्क भी बेचेंगे। तो उससे क्या है, इस एवरेज यही जो अभी आपने निकाला ना बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऊपर, उसमें आप एडिशनल अर्निंग्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एक्वायरर कंपनी नेट ऑफ टैक्स, कि भाई इस नए बिजनेस से, रस से, जो है ब्रेड से, बिस्किट से हमें क्या एडिशनल कमाई होगी और लेस एडिशनल एक्सपेंसेस कोई अगर फ्यूचर में करना पड़ेगा नेट ऑफ टैक्स, ये प्रैक्टिकली करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपका फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट्स ऑफ द टारगेट कंपनी फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स आ जाएगा। गाइस, ये सारी चीज मैंने आपको ऑब्वियसली आपकी बुक में लिख के दी हुई है, पॉकेट बुक में लिख के दी हुई है। आप लोग कॉपी करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू मेक योर ओन नोट्स, दो आई हैव रिटन इट डाउन फॉर यू, बट इफ यू वांट टू राइट इट, good for you, because this is what we are going to use in the next question. But before we deal with that question, let me just take you back over here as well. So guys, अब in this case हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट्स जो भी थे आपके ऑफ द इक्विटी, उसको हम लोग टारगेट कंपनी की जो भी पी रेशियो है, या अनलिस्टेड है तो एवरेज पी रेशियो से हम लोग जो है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज एन दैट जो है आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट्स ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, या जिसे आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है गाइस, इन केस इट इज गिवन टू यू, इफ इट इज गिवन टू यू गुड, तो आप उससे इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। नाउ वैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उस नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, उसमें तो सीधा सीधा पी रेशो वाला ही है, यही वाला है, ठीक है। बट किसी में अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हो इक्विटी शेयरहोल्डर्स का, तो उससे डिवाइड करके आप कैपिटलाइजेशन रेट से, फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करके आप जो है इनकी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल सकते हो। ठीक है जी, वंस अगेन, अगर पी मॉडल लगाना है तो इंटू पी रेशियो करना है, अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर दिया हुआ हो तो उस केस में आप डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलता कैसे, वो भी अगले क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, अगला सवाल मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके गाइज, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन, हियर वी गो। सो गाइज देखो क्या कर रहा है, एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिट 65 लाख, ठीक है जी। इन्होंने 65 लाख का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 35% टैक्स के बाद का प्रॉफिट बताया है। तो अगर आप निकालना चाहें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैसे निकाला जा सकता है 65 लाख डिवाइड बाय 1 माइनस 0.35, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 100 लाख, जैसे आप बोलें। तो ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। कहता है फाइनेंशियल ईयर 2007-8 एक साल का डेटा दिया हुआ है, और ज्यादा का दिया होगा तो उसका ट्रेंड एटसेट्रा देख के फिर हर साल के हमें प्रॉफिट्स पास्ट का निकालना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज करना पड़ेगा। अगर क्लियर ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज, क्लियर ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज। बट यहां एक ही साल का है तो सीधा ले लिया। एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स रिवील्ड, क्या रिवील कर रहा है, इनकम इंक्लूडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, इसमें इस इनकम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है कितनी, 10 लाख, तो ये 10 लाख एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस कर दो, ठीक है जी, ये लेस कर दिया। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस इसमें माइनस हुआ है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस इसमें ऐड कर दो 3 लाख। चलो, तो ये 93 लाख हो गई इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। चलो और बताओ, कहते थे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को छोड़ के बाकी आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। अच्छी बात है। इन एडिशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे जिससे कि सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इतना होगा। तो ये खर्चे काट के देखो 60 माइनस 15 माइनस 10 35 हो गया, माइनस 8 28 हो गया। तो ये 28 लाख का इनका जो है, एक मिनट फिर से देख लूं मैं, नहीं 27 हुआ, 25 एंड 33 कटा इसमें से, तो 27 लाख, तो 27 लाख इसमें जो ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एडिशनल इनकम जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नए बिजनेस से, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उससे, ठीक है, एडिशनल इनकम कह देता हूं इसे। ये 100 हो गया, 120 लाख हो गया, ठीक है जी। आगे बोलो। और उसने मेरे को कहा हुआ है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये बाद में देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस नहीं, अभी हम शेयर्स की बात कर रहे थे। तो डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, ओके, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स। एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल में 1,11% प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है जी। अब यहां उसने मुझे ना शुरुआत में प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, ये नेट प्रॉफिट जो है, दिस वाज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स। तो इसीलिए मैंने इसमें प्रेफरेंस इवेंट ऐड नहीं किया था, ठीक है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस वाज पीएटी। तो ये इससे जो है ये मेरा पीबीटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया था, इसमें ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल पीबीटी आया है। अब इसमें से आपने टैक्स काटना है 35%, 120 लाख का 35% भाई, 100 लाख का 35% 35 लाख, और 20 लाख का 35% 7 लाख, तो 7 प्लस 35 इज 42 लाख, तो 42 लाख ये काटा, तो ये मेरा 78 लाख जो है इज आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन भैया मुझे तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर चाहिए, अगर पी रेशियो की हेल्प से निकालना है मुझे वैल्यूएशन, तो इस केस में वो मुझे क्या कर रहा है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए के, 100 रुपए के 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर्स मीन 1 करोड़ रुपए। तो इस 1 करोड़ को 100 लाख कर देता हूं, 100 लाख का 11%, तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 11% ऑफ 100 लाख, सो दिस इज गोइंग टू बी 11 लाख, ठीक है जी। तो ये 11 लाख कट्टा हो जाएगा, ठीक है जी, जैसे आप बोलो। ये 11 लाख कट्टा होके मेरा जो बचेगा 67 लाख बचेगा। दिस इज व्हाट फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। अच्छा, फिर वो मुझे कह रहा है 40 लाख इक्विटी शेयर्स है 10-10 रुपए के, और मुझे जो है मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर निकालो। तो अब आप चाहो तो पहले इसको सीधा 8 से मल्टीप्लाई करके फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, या पहले ईपीएस निकाल देते हैं, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40 लाख कर देता हूं, तो ये मेरा ईपीएस आएगा। इस ईपीएस को मैं पीई रेशियो जो हमारी एंटिसिपेटेड है, दैट इज टू से 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा एक्सपेक्टेड जो है एमपीएस आ जाएगा। जरा मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। ये देखो 67 डिवाइडेड बाय 40 जो भी आया 1.675, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 13.4, और ये हमारा जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया है मार्केट प्राइस, ठीक है जी। कूल, एक बार फिर देख लो जरा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालो। अब यहां मुझे ईए नहीं दिया हुआ था इस केस में, इस क्वेश्चन में मुझे ईए ना देके उन्होंने अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दिया था, ये दिया था, दिस यहां पे ये लेवल दिया था, यहां से शुरुआत की, फिर हमने ईएटी में इनकम टैक्स ऐड करके ईबीटी आया, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजस्टमेंट्स करके हम लोगों ने जो है ईबीटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर इसमें प्रेफरेंस इवेंट वगैरह जैसा भी। अब यहां उसने मेरे को कुछ बता रखा है कि भाई एडिशनल अर्निंग्स कुछ होने वाली है अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, या जैसे भी है ये फ्यूचर में जो एंटिसिपेट करते हैं उसका है भी एडजस्टमेंट करके फिर मैंने ईए निकाल दिया था, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब जरा देखते हैं गाइज, हमने प्राइस अर्निंग मॉडल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखा, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मॉडल जैसे यहां पर होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, वैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मॉडल वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में होता है। वंस अगेन देखो यहां पर ये कैसे निकलता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स इनटू पी रेशियो, ये टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा, या ईपीएस इनटू पी रेशियो, ये एमपीएस आएगा। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है, ये एमपीएस है, ओके गाइस। ऑन द अदर हैंड यहां पर क्या है, इधर आप क्या करोगे, जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल, ऑब्वियसली फ्यूचर मेंटेनेबल की बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल की बात करेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, या केई है, केई है, ओके। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या केई, अगर हम लोग कहें तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दो फेमस मॉडल्स होते हैं इसके, एक हमारा मॉडल होता है गाइस के ई का, बड़ा फेमस मॉडल है CAPM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या
इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी कह सकते हो इसे। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, नॉट फॉर द एंटायर फर्म, राइट, फॉर इक्विटी। तो इस केस में क्या है, ये कैसे निकलता है, दो मॉडल्स इसके फेमस हैं। एक हमारा है सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक है हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। ये जो है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी जो है इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है जी, जितनी की कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है। तो इसमें कई आपको पता ही है, ये दोनों मॉडल जो है आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ते हो, के इज इक्वल टू आर एफ रिस्क रेट प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क रेट। ठीक है, डिटेल में तो इसको वहां पर हम लोग सीखते ही हैं। एक बार फिर से यहां पे बता देता हूं, रिस्क रेट भाई आप अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली बात है, रिस्क रेट यू वांट टू बी कॉम्पनसेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि भैया मैं अगर रिस्क नहीं भी लेता तो भी भाई मुझे ट्रेजरी बिल्स पे जितनी रिटर्न मिलती वो तो मिल ही जाती, प्लस मैं जितना रिस्क ले रहा हूं इसे कहा जाता है रिस्क प्रीमियम। ये कहलाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके आ जाता है हमारा असेट का रिस्क प्रीमियम। तो एक तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए कॉम्पनसेट होना चाहते हो, एक अपना रिस्क प्रीमियम चाह रहे हो, जो भी आप जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए में कॉम्पनसेट होना चाह रहे हो, राइट। अच्छा, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी ने कहा व्हाई ओनली टेक बीटा या मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स, जितने सेंसिटिविटी हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के सब लेके चलो, तो आरएफ में ऐड करो बीटा फैक्टर 1 इंटू रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 प्लस बीटा फैक्टर 2 इंटू रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। जितने भी हैं रिस्क प्रीमियम्स, बीटा फैक्टर एन इंटू रिस्क, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हर एक का, इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन रेट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल कंडीशंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी, और जो है जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे उनको कंसिडरेशन में रख के जरा मैं आप लोगों को आपकी किताब से, मेन बुक से पहले पढ़वा देता हूं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो देखो जी, ये तो हमने बता ही दिया था कि शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए के ई प्लस के इज इक्वल टू रिस्क रेट प्लस बीटा इंटू ईआरएम माइनस आरएफ। तो सीएपीएम जो है वो कहता है भाई आपको जितना रिस्क ले रहे हो उसके लिए कॉम्पनसेट करेंगे, हायर द सिस्टमैटिक रिस्क या हायर द बीटा या हायर द मार्केट रिलेटेड रिस्क, उतना ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। दूसरा नंबर आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, ये स्टीफन ए रॉस ने बताया था 1970s में। स्टीफन ए रॉस ने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है, आपके अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, रिस्क रेट के साथ बीटा फैक्टर, जितने भी बीटा फैक्टर्स हैं 1 2 n जितने भी हैं सबको लेके चलो और उनको उनके रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो एज द केस में भी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में नेग्लिजिबल आया हुआ है, तो ये मैंने इसका प्रैक्टिकल तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही रखा हुआ है, ये ज्यादा यूज होता भी नहीं है, ज्यादा यूज सीएपीएम ही होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो उसी के क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, एज वेल एज सबसे ज्यादा फेवर्ड मॉडल फॉर वैल्यूएशन इज दिस ओनली, बट थियरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल अगर कहीं आ जाए तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। और बट ऑब्वियसली बात है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल वी विल बी स्टडिंग इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगेन सीएपीएम भी और डिटेल में इन डेप्थ में वहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर ये हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर रहा था अभी आप लोगों से कि इस केस में अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जब वैल्यूएशन कर रहे थे गाइस, तो वैल्यूएशन करते समय हमने कहा ये काम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मॉडल में, फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स जितनी भी हैं उसको हम लोग इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या केई से डिवाइड कर देते हैं, राइट। ये जैसे हमने कहा कि यार यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मॉडल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए, इस तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मेथड यहां पर भी आता है। यहां फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है, नो पैट। फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स मींस इसमें आप क्या कोई इंटरेस्ट नहीं कटा होना चाहिए, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं कटा होना चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ ईबीआईटी में से टैक्स कटा होना चाहिए। तो कैलकुलेशन का तरीका वही सिंपल है, बस ये वाली डिडक्शंस नहीं होंगी,
ठीक है। तो फ्यूचर मिंटर में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है, ये फेवर्ड है। फिर इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फर्म ऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर्स का, केओ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ओवरऑल। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहां पर सिर्फ जो है केई का था, यहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल फाइनेंस प्रोवाइडर्स, ठीक है, ऑल फंड्स का। ओके, तो इन दिस केस अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑल फंड्स की बात करें तो दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ तो इन दिस केस ये जो आ जाएगी ये हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस या वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी एज सच। तो इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पे पढ़वा देता हूं। ये देखो, सबसे पहली चीज वैल्यूएशन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मेथड। इसमें हम लोगों ने करना क्या होता है, ये वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस चल रहा है गाइस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का सेकंड मेथड आपको मैंने यहां दिखाया, दिस इज मेथड 1, जो अभी मैंने कराया नहीं है, कर लेंगे। ये मेथड 2, ये हमने कर लिया मेथड 1, ये मेथड 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो मेथड 1 अभी यहां का नहीं किया, मेथड 2 पहले करा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आने वाला है। सो गाइस, इस केस में क्या है, सिलेक्ट पास्ट पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने पिछले साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल हैं उनका आपने डेटा लेना है। फिर उसके बाद जो है एस्टिमेट करना है फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा। कैसे देखा भाई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। नो पैट कैसे निकलता है, वंस अगेन आपका जितना भी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स अगर दिया हुआ है उसमें फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर दो। प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में फिर आप ऐड कर दो आपका कोई भी टैक्स है वो ऐड करके फिर आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इस अर्निंग बिफोर टैक्स में आप ऐड कर दो इंटरेस्ट, तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। इसमें फिर आप क्या करो, इसमें आप ऐड कर दो आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का लॉस, माइनस कर दो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का लॉस ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का गेन जो है माइनस कर देना है। ठीक है, फिर साथ में ऐड कर देना है कोई भी एक्सपेक्टेड या न्यू रिकरिंग फ्यूचर इनकम, और माइनस कर देना है न्यू रिकरिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो ये आपका आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको पता है ईबीआईटी को ही नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, तो इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में वापस से आपको लेके आऊं, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मैं फिर से अब आप लोगों को अगर बोलूं कि भाई इसमें क्वेश्चन में क्या किया था, तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। हियर वी गो, यस। सो गाइज, इन दिस केस ये हमने पीपीटी निकाल दिया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट का डेट का कोई दिया ही नहीं हुआ था कुछ। ठीक है ना, तो ये जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, दिस इज टेकन एज फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, ये आपका आ जाएगा इस केस में भी एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद 78 लाख। चलो और बताओ, वापस लेके आओ। तो इन दिस केस ये हम लोगों ने देख लिया, फ्यूचर मेंटेनेबल नो पार्ट निकाल लो, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर्स की, एक्सेप्शनल इवेंट्स की जो नॉट लाइकली टू रिकर हैं, एक्सपेंसेस वगैरह। नहीं तो अगर ना दिया होता तो इबिडा लेते। देखो गाइस, ऐसा है यहां पर क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है, फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्टेड ईबीआईटी बिफोर जो भी आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इन फ्यूचर अंडर कंट्रोल ऑफ द एक्वायरर कंपनी इनटू 1 माइनस टी। ये तो हो गया फ्यूचर मेंटेनेबल नो पैट, जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल ईबीआईटी है, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताई। ठीक है जी, जो भी आपका फ्यूचर मेंटेनेबल ईबीआईटी है, फ्यूचर मेंटेनेबल ईबीआईटी मैंने अभी अभी आप लोगों को ये समझाया, ये रहा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ईबीआईटी निकाला। ठीक है,
इसमें ये फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी, इसमें से टैक्स माइनस किया, दिस इज फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, फिर और मैंने आप लोगों को क्या बोला, अगर ये कभी नहीं निकल सकता है, नोपैट नहीं निकल पाता है, तो उस केस में जो है बिड्डा ले सकते हो आप एंटरप्राइज की वैल्यू या फर्म की वैल्यू निकालने के लिए। फिर आपने एक्सेप्टेबल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या केओ जो भी है, जो भी आपके ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टेड सारे फंड्स, ओवरऑल फंड्स या ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टेड के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कैपिटलाइजेशन रेट लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से। जैसे अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे लेके आऊं, तो यहां वैल्यू ऑफ बिजनेस गिवन कि इनका कैपिटलाइजेशन रेट, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ये केओ या ओवरऑल कैपिटल की जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रहा होगा 15%। अगर आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए बोला हुआ है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस 78 लाख को मैं जो है 15% से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर आप देखोगे तो 78 डिवाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू 520 लाख, ये मेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगा। एनी हाउ, आगे देख लेते हैं। आपको कोई भी नोट्स लिखने हैं, ये सारे के सारे नोट्स जो है मेन बुक में और साथ में पॉकेट बुक में लिख के दिए हुए हैं खूबसूरत तरीके से। यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन विद योरसेल्फ इन द मैनर यू वांट टू। मैंने तो अपनी तरफ से पॉकेट बुक, अगर मुझे लिखने होंगे एज अ स्टूडेंट, तो मैं पॉकेट बुक को ही अपने नोट्स बनाता, सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। एनी हाउ, फिर आगे बता रहा हूं, क्योंकि प्लेन एंड सिंपल मैंने पॉकेट बुक ही आपके लिए रिवीजन के लिए बनाई है, तो शॉर्ट नोट्स उस हिसाब से ही हैं कि यार एग्जाम से पहले इतना ही देखना है। अच्छा, कैपिटलाइज द फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड या इबिडा जैसा भी है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल नोपैट EBITDA डिवाइड बाय ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, जैसे अभी हमने यहाँ किया था 78 लाख डिवाइड बाय 15%, एक्सेप्टेबल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से टारगेट कंपनी के जो है एज द केस में, या फिर मल्टीप्लाई करना होगा अगर आपको मल्टीप्लायर दे रखा हो, ठीक है। इफ इन केस इट इज गिवन टू यू कि उसका कोई एक्सपेक्टेड अर्निंग यील्ड मल्टीप्लायर, ठीक है, या जैसा भी प्राइस अर्निंग मल्टीप्लायर कुछ अगर उन्होंने दिया हुआ है, तो उससे आप जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या EBITDA को मल्टीप्लाई करके जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद इट। अब बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। सो गाइज, ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, एक तो आप प्राइस अर्निंग मॉडल से अर्निंग्स की हेल्प से शेयर की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा नंबर, आप कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स की हेल्प से भी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और चाहो तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स मेथड से वैल्यू ऑफ बिजनेस भी निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आया आ जाओ थल्ले। आई विल रिपीट इट अगेन, लेकिन इस बार लिखवाते हुए। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से क्वेश्चन एक बार फिर से नजर मार लीजिए। एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है 65 लाख 35% टैक्स के बाद 2007-8 में। इसमें जो है उन्होंने कहा हुआ 10 लाख रुपए का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का जो है इनकम इंक्लूड है। ये लॉस, तो ये हमने इनकम हटा देनी है, माइनस कर देनी है, और लॉस ऐड कर देना, क्योंकि ये फ्यूचर में रिकर नहीं होगा। इनका और इम्पैक्ट दिखा देना, ये जो फ्यूचर में और कंटिन्यू होगा, और उससे फिर आपका जो भी आएगा उसमें से टैक्स काट के 35% आप फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल देंगे। उसको कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल देंगे। पहले पहला पार्ट कर रहे हैं, आइए लिख के करेंगे ये सवाल। हियर वी गो। सो गाइज, वन बाय वन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहली चीज, ऑब्वियस सी बात है, वी आर डीलिंग विद द ए पार्ट, राइट। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, घर का नाम PBT, फॉर 2007-8, एक ही साल दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे गाइस, सिंपल है, ₹65 लाख दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर दो। सो ये आपका आ जाएगा समथिंग लाइक 100 लाख रुपीस। ओके, फिर आपने क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, जो कि है ₹10 लाख। ऐड कर देने हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, ₹3 लाख, ये ऐड कर दो। ये गाइस आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
फॉर 2007-8, या आप इसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी कह सकते हो, ₹93 lakhs। आप इसे ऐसे भी कह सकते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो ये इनकी एडिशनल एक्सपेक्टेशन है, ऐड कर दो इसे, एडिशनल इनकम expected on launch of new product। ये आपका है, कैलकुलेशन आप करके दिखाओगे। ₹60 लाख की सेल्स होनी है, उसमें से खर्चे माइनस करते जाओ, 15 लाख, 10 लाख एंड 8 लाख। आप इसकी पूरी स्टेटमेंट बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो सिंपल, 60 माइनस 15, 45, 35 और फिर ये 27 हो गया। 27 लाख ऐड कर दिया इसमें 93 लाख में, तो ये ₹120 लाख आ गया। 120 lakh is expected future profits before tax। ठीक है जी, या आप इसे फ्यूचर मेंटेनेबल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी कह सकते हो, क्योंकि कोई डेट इंटरेस्ट की तो कोई बात की नहीं गई है। इसमें से फिर आपने क्या कर देना है, लेस कर देना है इनकम टैक्स, जो कि 35% है। तो ये ₹42 लाख कट गया। ये कट्टा मार के जो आपका आया, इसे आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड फ्यूचर net operating profits after tax, which is equal to ₹78 lakh। इसी 78 लाख को अब आप डिवाइड कर दोगे इनके कैपिटलाइजेशन रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो फर्म का है, वो उसने फर्स्ट पार्ट में मुझे दिया हुआ है 15% है, तो इससे 15% से आपने इसको डिवाइड कर देना है 15% से। तो ये जो आपका आ जाएगा गाइस, दिस विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस टुडे। सो गाइस, ये हमने निकाल दिया था ₹520 लाख। आप एक ही बार रुपीज इन लैक्स ऊपर लिख के कर सकते हो, इट्स नो यूज बार बार लाख 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 एल लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एनी हाउ आपने मेरे साथ साथ मेरी प्रेजेंटेशन कॉपी की है, तो ठीक है, रिवीजन करते समय यू कैन जस्ट राइट ऊपर रुपीज इन लैक्स एक ही बार। ओके, चलो, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा नंबर, अब आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट में गाइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने निकाला ही था, यही जो हमारा था 78 लाख। इसमें से लेस कर देंगे गाइस एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस इवेंट जो देने पड़ेंगे। आप देखो ना, प्रेफरेंस इवेंट्स कितने देने पड़ेंगे, 11% ऑफ ₹100 lakhs, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है। तो ये आपने माइनस कर देना है ₹11 लाख। अब अगेन मैं क्योंकि लाख लाख लगा रहा हूं, तो इसलिए एंड तक लगाना पड़ रहा है, नहीं तो एक ही बार ₹1 लगा के खत्म कर देते हैं। हट जा, ₹67 लाख। ये आपका आ गया गाइस एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इसको फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जो कि हैं 40 लाख। तो ये गाइस आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड
EPS। ठीक है, ये देख लेते हैं 67 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल रुपीज 1.675। ये अब आपका आ जाने के बाद अब आप इसको पीई रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारी है 8 टाइम्स। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है हमारा, उसे आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर multiplied by 8 is equal to rupees 13.4. And that finishes off this question. I hope you're finding this chapter easy and interesting. अब बढ़ते हैं आगे।